नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे देश में जब लोगों की शादी होती है ना, तो ना ही सिर्फ 2 लोग, 2 परिवार, बल्कि हज़ारों की संख्या में लोग जुटते हैं उस एक संगम के लिए। पर किसी कारणवश अगर लोगों के बीच में सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो लोग बहुत अकेले पड़ जाते हैं। जहाँ पे लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे समाज में उन्हें स्टिग्मा को फेस करना पड़ता है। अगर डिवोर्स में बच्चे इन्वॉल्व हों तो ये सारी सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसे में अगर आपके अपने लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो कई बार सोशल मीडिया पर आपको सपोर्ट मिलता है। हमारे राज्य में ऐसी ही एक पेज चला रही हैं रोहिणी केजरीवाल, जो कि महिलाओं की, डिवोर्सी महिलाओं के, सिंगल पेरेंट चाइल्ड के मेंटल हेल्थ को लेकर के, उनके अवेयरनेस को लेकर के काम कर रही हैं और काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि औरतों के मेंटल हेल्थ को लेकर के और ऐसे ट्रॉमेटाइज बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर के जो आपने सोशल मीडिया पे पेज चालू किया, इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ मिला? मैंने ये पेज 2021 में चालू किया था जी। तब मैं इस पेज पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहती थी, जो महिलाएं अक्सर फेस करती हैं पर वो समझ नहीं पाती हैं कि वो क्या होता है। उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो काफ़ी लो फील करती हैं। तो मैंने उसके अवेयरनेस के लिए ये पेज चालू किया था, जहाँ पे मैं बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करना चाहती थी। मैं खुद इस दौर से निकली हूँ जहाँ पे मैं और मेरी बेटी अब दूसरे परिवार के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि अपने माता पिता के साथ यहाँ रांची में रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरी बेटी 1 साल की थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी और वो अपने एब्सेंट पेरेंट के बारे में मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगी, बहुत सवाल पूछती थी, ये कैसे, वो कैसे, ये कौन, वो कौन। तब और मैं हज़ारों इंस्पिरेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ खुद इंस्टाग्राम पे। मुझे ना सही सपोर्ट मिल नहीं पाया। मैं जिस तरह का आंसर्स चाहती थी या क्या चीज़ में मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसकी जानकारी मैं कहीं से नहीं जुटा पा रही थी। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। इनिशियली उन्होंने मुझे थेरेपी पे भेजा, प्रोफेशनल हेल्प मुझे मिला, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास उनका गाइडेंस था। तब मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि शायद मैं गाइड कर सकती हूँ लोगों को, क्योंकि मैं खुद उस दौर से निकली हूँ। मैं इससे बाहर निकल पाई क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मुझे सही हेल्प मिला, मुझे सही सपोर्ट मिला। पर 100,000 कई ज़्यादा, बस औरतें नहीं पर मेन विमेन दोनों इस तरह की चैलेंजेस को फेस करते हैं। जी जी। तब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से हटा करके हीलिंग जर्नी पे मैं लेकर आई, जहाँ पे डिवोर्स हो या अगर आपने किसी भी कारण से अपने स्पाउस को लूज़ कर दिया, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत संख्या में लोग अपने पार्टनर्स का डेथ फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से मेल हो या फीमेल हो, आप सिंगल पेरेंट बन जा रहे थे। तब मैंने इस विषय पे बातचीत चालू की अपने चैनल पर, जहाँ पे मैंने एक सपोर्ट कम्युनिटी बनाया। एंड यहाँ पे हम लोग कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी अपनी ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि हमारी ज़िंदगी अभी चालू है, क्योंकि हमारे हाथों में छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है, उनका पूरा फ्यूचर, उनकी पूरी लाइफ, सारी चीज़ें हमारे अकेले के हाथ में हैं। तो कैसे अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है गर्व से और कैसे आगे बढ़ना है, ताकि हम अननोइंगली, क्या होता है कि जब हम कंफ्यूज रहते हैं या हम खुद अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, सब हमें शेम करते हैं कि ओहो देखो इसका तो डिवोर्स हो गया, इसको अपनी शादी में मत बुलाना। स्कूल के एडमिशन्स में बहुत लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब तक आप दूसरे पेरेंट का नाम नहीं देंगे तब तक आपको एडमिशन। तो जो लोग इस दौर से निकलते हैं वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत उनका मन छोटा हो जाता है और आना जाना, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है। तो ऐसे में अपनी लाइफ की कंट्रोल कैसे लेना है, सही तरीके से हील कैसे करना है, आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। वो सपोर्ट मैं प्रोवाइड करती हूँ उनको, ताकि वो अननोइंगली अपने बच्चों पे अपना बैगेज डंप नहीं करें। जी। पेरेंटहुड एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरी माँ ने एक बार एक चीज़ कहा था कि अगर आप माँ बनेंगे तो आपको हर चीज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं जब डिवोर्सी या फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड, हो सकता है कि वो विडोअर ही हो, तो वो लोग जब एक बच्चे को पाल रहे हैं वो एक हीलिंग प्रोसेस में भी हैं
उनके खुद के बहुत बैगेज है जिनको उनको अनलोड करना है। तो ऐसे में जब आप सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट का क्या महत्व है सिंगल पेरेंट चाइल्ड के, मतलब सिंगल पेरेंट्स का जिनका कि मतलब जो खुद से बच्चों को पाल रहे हैं? मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि सही सपोर्ट आसपास मिलना, चाहे वो परिवार के प्यार में मिले, दोस्तों से मिले, समाज में मिले, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप खुद इतना चैलेंजेस फेस कर रही हैं, आप खुद एक स्टिग्मा में रह रही हैं। अगर स्पेशली अगर आपकी डिवोर्स हुई हो या अगर आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को किसी भी कारणवश खो दिया, तो इंडिया में देखिए, इंडिया बहुत ग्रो कर गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इंडिया में कहीं कहीं अभी भी वो स्टिग्मा है जहाँ पे खुले में नहीं आने देते हैं या डिस्करेज कर देते हैं कि आप मत पार्टिसिपेट करिए या आप मत जाइए। तो ऐसे में सही सपोर्ट ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या होता है कि आप खुद में दबाव महसूस कर रहे हैं, फिर जब तक आप खुद खुश नहीं, आप अपने बच्चे को कैसे खुशी से पाल सकते हैं? जी। आप अननोइंगली सारा अपना जो भी, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रही हैं या आप गुस्सा फील कर रही हैं या आप दुख फील कर रही हैं, आपका एनर्जी आपका बच्चा खींचेगा। आप चाहे मुंह से उनको नहीं बोलेंगे, पर अगर आप पूरे टाइम उनके पास चिड़चिड़ा रहे हैं या पूरे टाइम दुखी हैं या आप अपना कमरा बंद करके अकेले रह रहे हैं पूरे टाइम, आपके छोटे बच्चे हैं, तो वो आपका एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जी। और यहाँ पे बच्चों की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेपरेटेड हैं, आपका अपना खुद का ट्रॉमा है, आप इतने साल से इस विषय पर काम कर रही हैं और आपको बहुत सारे लोगों ने रीच भी किया होगा। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ बच्चों में बदलाव आ जाता है? क्या कुछ चेंजेस ऐसी माएँ या ऐसे सिंगल पेरेंट फादर भी अपने बच्चों में देखते हैं जो सेपरेटेड हैं? एकदम देखते हैं। मेरे पास सिर्फ औरतें नहीं आती हैं, बहुत मेल मेंबर्स भी आते हैं जो डिवोर्स में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास बच्चे नहीं हैं, वो बच्चों से मिलना चाह रहे हों, या फिर बच्चे उनके पास हैं, वो अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, काम भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं। तो कई सारे ऐसे केसेस हैं। एक केस मैं बताना चाहूँगी, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि ये काफ़ी लोग मुझ पे विश्वास करके अपना डिटेल्स मुझे देते हैं। एक लेडी थी, ये थी हमारे बॉम्बे से, मुझे इन्होंने रीच आउट किया था, एंड उनकी बेटी थी, करीब 3 महीने की होंगी, शायद 2 या 3 महीने की थी, ये हो गया मुझे डेढ़ साल पुरानी बात हो गई शायद। और वो पोस्टमार्टम भी फेस कर रही थी और घर में कुछ ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से वो खुश भी नहीं थी, तो वो सेपरेशन भी चाह रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी और वो बहुत ही सुसाइडल महसूस कर रही थी। उन्होंने रात के 4 बजे मुझे मैसेज करा जी। और ऐसे में क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पे इतनी सारे लोग रीच आउट करते हैं कि कई बार मैसेजेस मिस हो जाता है। पर उस दिन मैंने अपना मन बनाया कि रात में 1 घंटे 1.5 घंटे मैं सिर्फ मैसेजेस का जवाब दूंगी। वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने रात के 4 बजे करीब मुझे रीच आउट करा कि मैं आपको फॉलो भी नहीं करती हूँ, आपकी एक वीडियो मैंने देखी और मुझे पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी है और मैं अपना जान देना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना अब। आप मानेंगे नहीं कीर्ति जी, रात के 4 बजे मैंने वो मैसेज भी देख लिया। बॉम्बे में एक और दूसरी मॉम ब्लॉगर हैं जो दोस्त हैं, मैंने उनको रीच आउट भी कर दिया। वो बहुत कोऑपरेटिव लेडी थी, उन्होंने वो हेल्प लेना चाहती थी, ऐसा नहीं था कि उनको हेल्प नहीं चाहिए था। वो कह रही थी प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैं क्या करूँ। तो हमारे पूरे कोऑपरेशन के साथ हमारी टीम वहाँ पहुँची, उनको सपोर्ट दिया, उनको करेक्ट थेरेपी में लेकर गए। अभी कुछ हफ्ते पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखिए आपका कंटेंट ऐसा नहीं है जो मैं रोज़ देखना चाहूँगी, इसलिए मैं अभी भी आपको फॉलो नहीं कर रही हूँ, पर थैंक यू वेरी मच, आपने जो उस टाइम मुझे सपोर्ट किया उसके लिए। जी। आपने एक कम्युनिटी बनाई है जो लोगों को सपोर्ट कर रही है, आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करते हैं, नई माएँ नेविगेट करती हैं कि कैसे पेरेंटहुड को हैंडल करना है एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस के थ्रू। लेकिन क्या कुछ रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज़ हैं मेंटल हेल्थ को हेल्प करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए? क्योंकि आप साइकाइट्रिस्ट तो नहीं हैं, तो साइकाइट्रिस्ट के से आप लोग कैसे जुड़ते हैं, कैसे मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं? जैसे मेरे पेज की वजह से काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे रांची में CIP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, और इसी तरह की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे मैं जुड़ गई हूँ अब। मेरे पास डिग्री नहीं है प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करने की, पर लोग मेरे पेज पर मुझसे खुलकर बात करना चाहते हैं, तो वो अपनी दिल की बातें मुझे बताते हैं
कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ या मैं ये फ़ील कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो मैं उनको अपने बातों में इंगेज करके रखती हूँ, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ लोएस्ट पॉइंट पे रहता है ना, तो इंसान कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। तो उनको बिज़ी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बातों को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं ये समझ पाती हूँ कि मुझे किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डॉक्टर को रीच आउट करना चाहिए, और फिर मैं उस डॉक्टर से उनको कनेक्ट करवा देती हूँ। जी। हम डिवोर्स के बाद के जो बात है उनको उसको कैसे हील करना उस पर चर्चा कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कारण पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने भी बताया कि आजकल डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो आपको क्या कुछ कारण लगता है, क्योंकि इतने लोग आपको रीच आउट करते हैं, तो आपने भी शायद कुछ ना कुछ अपने मन में सोचा होगा कि ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आजकल डिवोर्स रेट्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं। देखिए क्या होता है ना कि आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकती हूँ जी। सबकी अपनी अपने चैलेंजेस होते हैं। हर डिवोर्स का एक कारण नहीं हो सकता है। जी। हर किसी का अपना एक अलग कारण होता है। कभी कोई खुश नहीं रहते हैं, कभी कोई दबाव में आके शादी कर लेते हैं, कभी कहीं पे मारपीट हो जाती है, कहीं पे दहेज की बातें होती हैं, या कहीं पे लड़की या लड़के में ट्यूनिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आपस में डिसाइड करके म्यूचुअली अलग हो जाते हैं, आपस में खुश नहीं रहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। जी। यस। कम्युनिटी तो हेल्प करती ही है लोगों को सपोर्ट करने में, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले हैं। सेल्फ केयर का क्या रोल है हीलिंग प्रोसेस में? मैंने सेल्फ केयर जर्नी स्टार्ट की काफ़ी, जैसे जब मैं ये जर्नी में आई तो इनिशियली 1-1.5 साल मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं रोड मैप नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। छोटी बच्ची थी मेरी 1 साल की उस टाइम पे, तो मुझे ये नहीं समझ आता था कि अगला क्या करना चाहिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा हेल्प मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मिला। कुछ सालों पहले मैंने एक स्पिरिचुअल स्कूल ज्वाइन किया, एंड वो स्पिरिचुअल स्कूल ज्वाइन करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हर एक इंसान को जिस भी स्पिरिचुअल स्कूल से आप रेजोनेट करते हैं, जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि ना आपको अपनी ज़िंदगी का सच्चाई वहाँ दिखाई देता है। क्या होता है ना कि जब कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई एक प्यार वाला रिश्ता बहुत नफ़रत में बदल जाता है, तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग बैठ करके सामने वाले की गलतियों को देखते हैं, खुद पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो खुद को अपनी सच्चाई में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ़ केयर में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आपको फ़िज़िकल मूवमेंट बॉडी में लाना बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलिए, 5 मिनट के लिए निकलिए, 10 मिनट के लिए निकलिए, गार्डन में घूमिए, छत में जाइए, नहीं है चक्कर लगा कर आइए। अक्सर हम लोग की जनरेशन में मैंने देखा है कि क्या होता है कि जब भी कोई दुख वाला फीलिंग होता है, तो हमारे जनरेशन के बच्चे या हमसे जो छोटे हैं वो ना पार्टियों में खो जाना चाहते हैं। तो वो सही तरीका नहीं होता है। अपने इमोशंस को एकदम रॉ फील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप छुपाएंगे या अपने आप को बोलेंगे कि नहीं आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ तो फिर भी कम हुआ है, बाकियों के साथ तो और ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम खुद को और ट्रॉमेटाइज करते हैं। हम खुद को बोलते हैं कि आपका ऐसा फील करना गलत है। तो अपनी फीलिंग्स को रॉ फील करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, आपको अगर चिल्लाने का मन है तो आप वहाँ पे बैठ करके 10 मिनट चिल्लाइए, क्योंकि आपको जब तक आप अपने अंदर से वो भावनाओं को फील नहीं करेंगे एकदम जैसा उसको फील होना चाहिए, तब तक वो ना बार बार वो आते जाएगा, आप उससे कभी हील नहीं कर पाइएगा। जी, आपने अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ किया है और आपकी हीलिंग जर्नी में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बिल्कुल। हमारे देश में बहुत लोग हैं जो मेंटल हेल्थ है क्या वो जानते भी नहीं हैं और कभी उस पर रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे मोटिवेट करेंगी अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए? मेरे को लगता है कि आज के दिन में मेंटल हेल्थ बहुत लोग नहीं समझते हैं, पर फेयरली बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एटलीस्ट हमारे देश में बन गया है। जी। हर स्कूल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट्स हो, कॉलेजेस हैं, सब में एक मेंटल हेल्थ का कमरा रहता है, एक प्रॉपर टीम रहती हैं जो बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि जब भी अगर आपको खुद से फील होता है कि आप खुद के जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, कुछ आप में डिफरेंट है, तो ज़रूर
वो फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए, जा कर के आपके पास में जो सपोर्ट है हमेशा बात करना चाहिए। छुपाना इज़ नेवर द सोल्यूशन। आप अपने मन की फीलिंग्स छुपा कर नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आपको जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, घर वाले हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, या जिनको आप विश्वास के साथ कुछ बता सकते हैं, या अगर आप घर परिवार को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आज के दिन में हर शहर में 100 से ऊपर मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं। आप जाइए, आप बात करिए और आप आइडेंटिफाई करिए कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं जी। एंड तब बेसिस आपको क्या फीडबैक मिलता है उस पर काम करना ज़रूरी है। जी। आपके सोशल मीडिया पेज को जब मैं विज़िट कर रही थी तो आपके पेज के इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जनरेशनल ट्रॉमा को आप हील करना चाहती हैं। पहले तो जनरेशनल ट्रॉमा है क्या, ये समझाइए, और इसको हील करने के लिए आपका क्या काम है? देखिए, मेरा एम है कि मैं वहाँ पहुँचूँ। धीरे धीरे वन डे एट अ टाइम कोशिश मैं कर रही हूँ। जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है कि समथिंग एज सिंपल एज हम लोग ने तो ये किया था, तुम लोग तो ठीक ही पल गए। हम लोग तो 2-3 थप्पड़ लगा दिए थे, क्या क्या तुम लोग तो एकदम सही हो, नहीं सुनते थे तो ये कर देते थे, वो कर देते थे। या कभी ऐसा बोलना कि डांट लगा दो या पिटाई लगा दो, या कोई ज़रूरत नहीं है इतना पूछने का। छोटे बच्चों से क्या इतना पूछना कि टिफ़िन में क्या खाना है, तुमको जो सही लगता है तुम टिफ़िन में दे दो। ये सारा क्या होता है ना कि एक डिसमिसल पैटर्न बन जाता है, जहाँ पे हम एक ह्यूमन बीइंग, छोटे हैं तो क्या हुआ, एक ह्यूमन बीइंग को हम सबसे बड़ी बुली बन जाते हैं उनके। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्कूल में जाके बच्चा बुली होता है, पर एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स, एज फैमिली मेम्बर्स हम अपने बच्चों के सबसे पहले बुली होते हैं, जहाँ हम उनके इमोशंस को डिसमिस करते हैं। अगर बच्चा रो रहा होता है तो हम डांटते हैं कि एकदम चुप हो जाओ, कोई रोने का, अगर रोगी जोर से तो एक और थप्पड़ लगा देंगे। तो ये जब आप खुद से ये चीज़ फील कर सकते हैं कि नहीं, ये जब मेरे साथ होता था मुझे गलत लगता था, तो मुझे अब रोकना है इसको। जी। मुझे अपने मतलब सिर्फ बच्चे नहीं, आसपास सबके साथ जो चीज़ आपको पता है कि आपको तकलीफ़ होती है, वो चीज़ आप किसी और के ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम माँ बाप हैं। इसका हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपने बच्चों को ह्यूमन बीइंग्स के जैसे नहीं ट्रीट करें, या अगर उनको दुख है, अगर वो खुल के हमें बोलना चाहते हैं कोई चीज़, तो हम डिसमिस कर दें उनकी फीलिंग्स। गिर जाते हैं बच्चे, कई बार रोते हैं, सब एज के हिसाब से। कई बार कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा इमोशनली एक्टिव रहते हैं, 5 मिनट की जगह 7 मिनट रो लेते हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा वो हो जाते हैं कि यार इतना तो तुमको चोट नहीं लगा जितने देर से रो रहे हो। तो हम बच्चों को ये चीज़ फील कराना चालू कर देते हैं कि आपका इमोशंस हमें मैटर नहीं करता है। तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो पीपल प्लीज़ करने लगते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए। कहीं मेरे कुछ बोलने से आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो जाए, आपको तकलीफ़ नहीं हो, मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो रही है कोई बात नहीं, आप सही है ना, या मेरे कुछ बोलने से या मैंने अगर आपसे कुछ मांग लिया तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि हम खुद को वैल्यू देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बच्चे बड़े होकर के अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही रिकवर करते रह जाते हैं, बैड रिलेशनशिप से अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आप बड़े हुए मार खा के, करेक्शन मार था, कोई आपको फिजिकली अटैक करने के लिए नहीं मार करता है। कई बार होता है ना कि पर डे ऐसे सर पे टैप लगा दिया हमने बच्चों को, या कई बार टीचर से मार खा गए। हम स्केल से पढ़ती थी हमें स्कूल पे। हमारी टाइम की अपब्रिंगिंग वर्सेस अभी के टाइम की अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क है। तो क्या होता है कि ये बच्चे बड़े होकर के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसको प्यार बोलते हैं। तो अगर आप मार रहे हो मतलब आप मुझे प्यार करते हो इसलिए आप मार रहे हो, तो वो अब्यूज़ में और प्यार में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जी। जब हम सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, एक तो ये बात है कि वो गिल्ट में बहुत रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चलो मेरे बीच में और मेरे पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम था, आज उसकी वजह से मेरा बच्चा क्यों सफ़र कर रहा है। तो उनको बहुत बार रहता है कि वो अपने आप को ही ब्लेम करते रह जाते हैं ऐसे पेरेंट को, कि इस गिल्ट से वो ओवरकम कर पाएँ। कुछ अगर पॉइंटर्स आप देना चाहें कि आप ये सब चीज़ सोचिए, इसको, इस थॉट को अपने दिमाग से हटाइए, तो वो क्या होगा? आई थिंक अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जितना कोशिश कर सकते थे आपने किया, जितना कर सकते थे, जितना लंबा आपने कोशिश आपको करना था आपने वो सारी चीज़ें की। देखिए, आफ्टर थॉट हमेशा आएगा। क्या होता है कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर को खोते हैं किस भी कारण से, या आप अपना जो फ्यूचर आपने प्लान किया हुआ था अपने मन में, जिसके आपने ड्रीम्स देखे थे, जिसकी वजह से आपने अपना फैमिली चालू किया, जब वो आपके हाथ से निकल जाता है या जब किसी भी कारण से आप वो खो देते हैं, तो आपके मन में आफ्टर मैथ आएगा।
आप अपने आप को ब्लेम करेंगे, आप सामने वाले को ब्लेम करेंगे और उसका कोई अंत नहीं है। पर मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को ये चीज़ ज़रूर याद दिलाएं कि आप जब तक और जितना कोशिश कर सकते थे आपने किया, एंड आपकी जर्नी यहीं तक थी। शायद इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जर्नी यहीं तक थी ताकि आपका बेबी इस लाइफ में आए। जी। शुरुआत में आप बता रहे थे कि डिवोर्स जो है आज भी हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, और इतनी सारी महिलाओं से जब आप बात भी करती हैं तो उनके भी अपने अपने चैलेंजेस होते हैं जो आपको शेयर करती हैं। समाज इस चीज़ को कैसे देखता है, लोगों में कैसी अवेयरनेस है डिवोर्स को लेकर के? मेरे को लगता है कि आज के दिन में मैम बहुत एक्सेप्टेंस लेवल हाई है। अच्छा। बहुत काफ़ी मतलब पहले क्या था कि पहले, अभी से अगर आप 10 साल पहले देखें तो स्टिग्मा बहुत बहुत ज़्यादा हाई था, वर्सेस अगर आप अभी देखें तो लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ऐसे, हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी अगर आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं या अगर आप मिलते हैं और आप बोलते हैं कि भाई मुझे पिटाई होती, मुझे नहीं रहना, तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि बेटा थोड़ा एडजस्ट करके चलो। जी। हैं ऐसे आज भी, पर मेरे को लगता है संख्या ऐसी की ज़्यादा है जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप आ जाओ बेटा, हमारा घर आपके लिए हमेशा खुला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे को लगता है कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग खुल के बात कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज के दिन में हमें डिवोर्स रेट ज़्यादा दिख रहा है। पहले क्या था कि हमें दब के बोलते थे। मैं यहाँ पे फीमेल या मेल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में दोनों जने को बोला जाता था बेटा एडजस्ट करके चलो, जी। आपस में एडजस्ट करके चलो, तो वो बात कभी आ ही नहीं पाती थी बाहर। तो अगर कोई भी कारण हो, आप खुश नहीं हैं या आप फिज़िकली हर्ट हैं या जो भी कारण है आपका, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि हम लोग की स्कूलिंग ऐसी की जाती थी कि कुछ एक बार शादी हो गई मतलब ख़त्म, बस वो ही आपका लाइफ है। और आज के दिन में सोसाइटी, फैमिलीज़, फ्रेंड्स बहुत एक्सेप्टिंग है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अपना खुशी देखो, अपना लाइफ देखो, वापस से फिगर आउट करेंगे। जी। अब तक आपने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जो एक दूसरे के पीछे खड़ी है, पेरेंटहुड में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, अपने अपने हीलिंग प्रोसेस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, साथ ही साथ आप मेंटल हेल्थ के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो साइकाइट्रिस्ट के थ्रू हो, सीआईपी से उनको जोड़ना हो। आगे का आपका क्या एम है, कैसे आप और क्या क्या प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव लेना चाहती हैं आने वाले समय में इस चीज़ से संबंधित? एक मैं सब्जेक्ट जो मेरे दिल के बहुत प्रिय है वो है बच्चों का मेंटल हेल्थ, जिसको मैं एकदम प्राइम फोकस करना चाहती हूँ। मैं, मेरे पेज पे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मेरी बेटी या बेटा ना अपने मिसिंग फादर के बारे में पूछता है या मिसिंग मदर के बारे में पूछता है, कैसे उनको जवाब दें। तो मेरा एक सजेशन उनको यही रहता है कि आप अपने घर में अपने दोस्तों, परिवार के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि एक इंसान सारा जवाब दे। क्या होता है ना कि स्पेशली अगर सेपरेशन या डिवोर्स वाला सिचुएशन रहता है, देखिए अगर किसी भी कारण से आपकी मतलब आपके पार्टनर की डेथ हो गई है तो सिचुएशन और रिस्पॉन्सेज बहुत अलग रहती हैं। वैसे जब आपकी सेपरेशन या डिवोर्स होती है तो कई बार होता है कि हो सकता है मैं कंफर्टेबल हूँ, हो सकता है आप बहुत गुस्से में हो, आप मेरी एज ए सिस्टर, आपको आपके मन में बहुत गुस्सा हो कि ऐसा कैसे हो गया, किसी के मन में डर हो। तो क्या होता है कि जब एक बच्चा सेम पर्सन के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग रिएक्शन लेता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमें इस चीज़ को छुपाना नहीं है कि आपकी, देखिए हमने अपने पार्टनर को खोया, बच्चे ने अपने पेरेंट को खोया, बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए कोप अप करना। तो उनको आप डिसमिस मत करिए कि जैसे कुछ नहीं हुआ है, आप उनको एड्रेस करिए रिस्पेक्टफुली। एक इंसान एड्रेस करे जो मेच्योरिटी के साथ इसको नॉन बायस्ड वे में कर सकता है, जहाँ पे आपके मन की नफरत, गुस्सा, ये सारी चीज़ें नहीं आए। तो इस मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट में बच्चों के लिए मैं ग्रो करना चाहूँगी आने वाले समय में, जहाँ पे मैं एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकूँ कि ऐसे डिफरेंट फैमिली सेटअप में बच्चे थ्राइव करें। क्योंकि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने का। आपकी कैपेबिलिटी आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने का क्राइटेरिया होना चाहिए। जी। शुरुआत में आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात कर रही थी। हमारे दूरदर्शन की जो रीच है ना वो सुदूर इलाकों तक भी है। जो एलीट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट है, वो शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन समझते भी होंगे, बट बहुत सारी महिलाओं को ये एक्सपीरियंस तो हो रहा है पर वो जान नहीं रही हैं कि ये क्या है। वैसी महिलाओं को अगर आप समझाना चाहें कि ये क्या है, आप जो एक्सपीरियंस कर रही हैं वो क्या है, तो आप कैसे करेंगे?
अगर मुझे एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाना हो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, तो जब आपका बेबी बॉर्न होता है, जब आप माँ बनती हैं, उसके बाद आपके शरीर, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका हार्मोन्स, आपके सेल्स, सारी चीज़ें आपकी बॉडी में वापस से रीस्ट्रक्चर होती हैं। तो वो समय आप बहुत लो महसूस कर सकती हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर सकती हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अक्सर ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, बाकी सबकी ज़िंदगी सेम है। सडनली आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा बेबी है जिनको आपको पकड़ना नहीं आता है या आपको उनको डकार दिलाना नहीं आता है, तो आप एकदम कंफ्यूज्ड हैं, आप खुद की बॉडी के पेन से परेशान हैं, आप प्रेगनेंसी से, चाइल्ड बर्थ से रिकवर कर रही हैं, फिर आपको एक छोटे बच्चे को भी संभालना है। वो पूरा 24 आवर्स आपका अकेले का डिपार्टमेंट है। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकती हैं, आपको तो उनका ध्यान देना है। तो ऐसे टाइम पे बहुत लो, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड फील होता है, जहाँ पे आपका मन करेगा कि यार सब छोड़ के चले जाओ, मेरे को ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। ऐसे फीलिंग्स, ऐसे सडन चेंज इन फीलिंग्स एक छोटा सा पार्ट होता है ऑफ पोस्टपार्टम। अगर आप इस तरह का महसूस करती हैं, प्लीज़ उस बारे में बात करें। आप अपने मन में वो बात नहीं रखें, आज के दिन में बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। ये डिज़ीज़ नहीं है, ये एक छोटा सा फेज़ होता है जिसको हम अगर सही काउंसलिंग, सही लोगों से बात करके इसको हम क्योर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हम कहते हैं कि एक बच्चे को की परवरिश में पूरा एक गांव लगता है। ऐसे में आज आपने जितनी भी बातें बताई हैं उसमें ये बात कुछ जो क्लियर है कि अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को पालने में। उसके अलावा अगर आप डिवोर्स से भी हील कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर भी फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। साथ ही साथ में सेल्फ केयर पर भी सेल्फ केयर पर बहुत ध्यान देना। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं जो किसी न किसी तरीके से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा स्काई पर भी आ चुके हैं, तो 11:45 चैनल नंबर पर आप हमें देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।